दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी वक्त के सितम। ऊंचे ऊंचे घने दरख्तों से घिरा वो छोटा सा घर था। छप्पर की छत और नीचे नीचे दरवाजे, यानी जब कोई भीतर घुसे तो यूं मालूम हो कि जैसे सजदे में हो। गर्दन और पलकें झुकी हुई, चौखट पर आहिस्ता आहिस्ता झूलती कोई खुशबू वाली बेल। नाम तो मुझे नहीं मालूम, पर हाँ, फूलों का रंग झक सफेद, या शायद चांद की रोशनी में मुझे ऐसा मालूम हो रहा था। घर के सबसे खूबसूरत कमरे में मखमली चादर से सजे एक तख्त पर वो बैठी थी और उसके करीब बैठा मैं उसकी आवाज के जादू में खोया हुआ। बड़ा प्यारा गीत गुनगुना रही थी वो। क्या था? ताजमहल में आ जाना। हाँ, याद आया। तुम मुझसे मिलने शमा जलाकर ताजमहल में आ जाना। तुम मुझसे मिलने शमा जलाकर ताजमहल में आ जाना। जब आंचल रात का लहराए और सारा आलम सो जाए, तुम मुझसे मिलने शमा जलाकर ताजमहल में आ जाना। मैं यानी फिरोज, और वो यानी क्या नाम है उसका? नाम तो पूछा नहीं, और नाम इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो मुझे अभी अभी मिली है, बस कुछ देर पहले। मैं तो अच्छा भला एक बंद पड़ी घड़ी की मरम्मत कर रहा था। मरम्मत इसलिए क्योंकि भाई मैं एक घड़ी साज हूँ, या यूं कहिए एक घड़ी साज का बेटा हूँ जो अपने अब्बा और बड़े भाईजान से धीरे धीरे काम सीख रहा है। उम्र 22 साल। पुराने शहर की तंग गलियों में हमारी एक बड़ी सी दुकान है। दुकान के बाहर लटके बोर्ड पर लिखा है उस्मान घड़ी वाला एंड सन्स, जो पहले सिर्फ उस्मान घड़ी वाला था। फिर भाईजान के बड़ा होने पर उसमें एंड सन जुड़ा, और अभी इसी साल स के ऊपर एक बिंदी लगाकर सन्स कर दिया गया है। नीचे लिखा है यहाँ हर किस्म की घड़ियां दुरुस्त की जाती हैं, सही वक्त सही दाम। हाँ, तो मैं अपना सर झुकाए आंखें गड़ाए एक घड़ी की मरम्मत कर रहा था कि अचानक उसके दोनों कांटे मिले, यानी 12 बजे वाली हालत। और ठीक तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैं अलसाया सा उठा तो सामने ये लड़की खड़ी थी। चेहरे में ताजा फूल सी मुलायमियत, आंखों में झील जैसा गीलापन, और आवाज क्या कहूं, बिल्कुल जल तरंग जैसी। ठीक हुई मेरी घड़ी? उसने पूछा और दरवाजा ठेलते हुए भीतर चली आई, और साथ चला आया उसका गुलाब वाले इत्र का झोंका। जी जी, कर रहा हूं, कहते हुए मैंने फिर लैंप की रोशनी में सर झुकाया और नजरें घड़ी पर गड़ा ली। उसके बाद मुझे यह भी पता नहीं चला कि कब घड़ी दुरुस्त हुई, कब वो गुनगुनाने लगी, और पता नहीं कब शाम से रात हुई, रात से सहर। मस्जिद से आती फजर की अजान के साथ मेरी नींद खुली, और साथ ही जुगलबंदी करती अब्बा की आवाज भी आई। फिरोज, ओए फिरोज, कमबख्त 8 घंटे की नींद के बाद भी एक आवाज में नहीं उठता? मैं हकबका के उठ गया। मैंने आंख मलते हुए यहां वहां नजरें दौड़ाई। मैं अपने घर में था। कमरे में लैंप की मद्दी रोशनी फैली थी। उसके नीचे रखी गोल छोटी सी टेबल पर एक घड़ी रखी थी जिसके पुर्जे वहां बिखरे हुए थे। कमरे में तख्त था पर मखमली चादर नहीं। दरवाजे पर लटकी खुशबू वाली बेलें नदारत थीं, और वो लड़की भी। बीती रात का ख्वाब मेरे जहन में लगातार टिक टिक कर रहा था। सच कहूं तो मुझे लगा कि वो सब सच था, किसी जादू की तरह। 12 बजते ही जैसे सिंड्रेला गायब हुई थी, वैसे ही तो वो लड़की मेरे कमरे में आई थी। वो ख्वाब कैसे हो सकता था? महसूस किया था उसे, सुनी थी उसकी आवाज, ताजमहल में आ जाना। मैंने कमरे में खुली पड़ी घड़ी पर नजर डाली। स्पाइडरमैन के डिजाइन वाली किसी बच्चे की घड़ी थी। तो क्या मैं इस घड़ी की मरम्मत कर रहा था? जिस घड़ी के कांटे मिलने पर वो लड़की आई थी, वो तो बहुत ही सुंदर घड़ी थी, एक पेंडेंट जैसी। बाहर गुलाबी पत्थर जड़े थे और आसपास रुपहले रंग की मीनाकारी।
और उसके दोनों हिस्सों को खोलो तो एक तरफ घड़ी और दूसरी तरफ आईना था। मेरा दिमाग चकराने लगा। मैं दोबारा बिस्तर पे पड़ गया, मगर तसल्ली से ख्वाब देख सकूं ऐसा भी नसीब नहीं था मेरा। भाईजान की तल्ख आवाज आई, फिरोज फिर ऊँगने लगा क्या? अब क्या दिन दहाड़े ख्वाब? मैं घबरा के उठ गया। अब अब्बा और भाई मेरे ख्वाब देखने पे तंजिया जुमले कसेंगे और फिर मुझको अपनी मरहूम अम्मा याद आएंगी। कैसे वो मेरे ख्वाबों को हुलस हुलस के सुनती थीं और फिर सर पे हाथ फेर के उनके पूरा होने की दुआएं पढ़ लेती थीं। कभी कभी मेरा दिल चाहता कि अलग कोठरी लेकर रहने लग जाऊं, दिन भर घड़ियां सुधारते हुए खुद में मगन ढेरों ख्वाब देखूं, रात भर जागकर ख्वाबों को ख्यालों में रिवाइंड करता रहूं और बैकग्राउंड में गाना बजता रहे, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। पर कैसे होगा ये? पढ़ाई की उम्र में मैं स्कूल जाने की जगह प्याऊ की छत पर बैठा ऊँघता रहता था। 10वीं में 2 बार फेल हुआ तो अब्बा ने दुकान पे बैठने का हुक्मनामा जारी कर दिया और मैं तब से घड़ियों के कांटों को पीछे करता हुआ कभी परियों की दुनिया में पहुंच जाता तो कभी बादशाह अकबर का 10वां रत्न बन जाता। यानी ख्वाब देखने की ऐसी प्रैक्टिस हो गई कि अब बगैर सोए ही ये काम बखूबी कर लेता था। मेरी सादत से मेरे अब्बा और भाईजान इस कदर चिढ़ते थे कि दुकान में आते जाते मेरे सिर पे यूं ही चपत लगाते रहते कि अगर कहीं कोई ख्वाब जहन में बुना जा रहा हो तो उसी वक्त उधड़ के रेशा रेशा हो जाए। पिछली रात के ख्वाब के बाद मेरा आज दुकान जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मेरे मन की अब तक हुई कहाँ है। अल्लाह अल्लाह करते हुए मैं किसी तरह तैयार होकर घर के बाहर अब्बा का इंतजार करने लगा। भाईजान थोड़ा ठहर के आया करते थे। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अब्बा को बैठने का इशारा किया ही था कि भाई बाहर दौड़े आए। अरे रुकिए रुकिए, ये घड़ी ले जाइए, अब इसकी मरम्मत वहीं दुकान पे होगी। कल रात में इसे घर ले आया था क्योंकि ये एंटीक है, वो बड़ी बेशकीमती लगती है। कहते हुए उन्होंने एक मखमली डब्बा अब्बा को पकड़ा दिया। अब्बा ने अपने हाथ में लेकर उसे खोला तो मेरी नज़र भी उस पर पड़ी और वहीं की वहीं घड़ी रह गई। वो गुलाबी पत्थरों और रुपहले मीना के काम वाला पेंडेंट था, ठीक वैसा ही जैसा मैंने कल ख्वाब में देखा था। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। घर से दुकान तक के रास्ते भर मेरी आंखों के सामने वो घड़ी नाचती रही, वो एंटीक घड़ी, पेंडेंट वाली, वो घड़ी जो अब्बा को भाईजान ने दी, जो मुझे पिछली रात ख्वाब में दिखी थी, और साथ में वो खूबसूरत सी मखमली आवाज़ वाली लड़की। मैं एक्सेलरेटर बढ़ाता जा रहा था। पहली बार मुझे दुकान पहुंचने की जल्दी थी। पहली बार मैं किसी घड़ी को सचमुच दुरुस्त करना चाहता था और मुझे यकीन था कि मेरे ख्वाबों में आई उस लड़की का, इस घड़ी का हकीकत से कोई रिश्ता ज़रूर है। यानी मेरी जिंदगी में मोहब्बत आएगी, ये तय है। दुकान का शटर खोलकर जब अब्बा बरकत की कोई खामोश दुआ पढ़ रहे थे तो मैंने उनके हाथ से वो मखमली डिब्बा ले लिया, घड़ी को निकालकर टेबल पर सजा दिया और उसके ऊपर लटका लैंप जला दिया। लैंप की रोशनी घड़ी के ऊपर लगे गुलाबी नगीनों से टकराकर दुकान में फैल गई। झिलमिला गई वो बेनूर दीवारें। तभी सर पर वही जानी पहचानी चपत पड़ी। क्या कर रहे हो जनाब इस घड़ी के साथ? अब्बा कब मेरे पीछे आकर खड़े हो गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो बस घड़ी के ऊपर का कांच निकालकर दोनों सुइयों को 12 बजे की तरह मिला के देखना चाहता था कि वो लड़की फिर से आती है या नहीं। जी मैं ये घड़ी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने हकबका के कहा, जैसे मैं सुधारने की नहीं बिगाड़ने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये करिश्मा कैसे हुआ भाई कि फिरोज खुद कोई काम करने बैठा हो? अब्बा की बात को अनसुना करके मैं वैसे ही घड़ी पे झुका रहा कि ये हटे तो मैं अपना काम करूं। तभी उनकी नज़र घड़ी पे पड़ी और उन्होंने लपक के उसको हथिया लिया। ये घड़ी? अरे किसने कहा भाई इसको हाथ लगाने को? हज़ारों रुपए की है ये घड़ी, सालों पुरानी है, उनके दादा परदादा किसी की।
शायद 1920 या ऐसे ही कुछ बता रही थी वो मोहतरमा। मोहतरमा? कौन कौन मोहतरमा? मैंने हिचकिचा के पूछा। अब्बा ने बिना जवाब दिए घड़ी उसी मखमली डिब्बे में पैक करके रख दी और एक पेंडुलम वाली घड़ी उठाई। मैंने ध्यान से देखा कि उसका लकड़ी का केस घुन खा रहा था और कांच घिसा हुआ था। अब्बा ने वो घड़ी लाकर मुझको थमा दी। ये लीजिए, काम का इतना शौक चढ़ा है तो इसको दुरुस्त कीजिए। मैंने एक बार अब्बा को देखा, फिर घड़ी को। ये घड़ी मेरे ख्वाबों का दरवाजा तो कतई नहीं हो सकती थी। पुराने शहर के बाजार में रौनक थोड़ा देर से आती है। सुबह थोड़ी अलसाई सी, फिर दोपहर को थोड़ा तेजी और शामें एकदम रोशन। अभी 11 बज रहे थे। लोग दुकानों के शटर खोल ही रहे थे। कोई अगरबत्ती जला के गायत्री मंत्र पढ़ रहा था, तो कोई दुकान में लोबान का धुआं कर रहा था, तो किसी ने एक ओंकार का जाप मोबाइल पर बजा दिया था। स्कूटर स्टैंड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ग्राहकों के बैठने के लिए जगह बनाने के लिए छोटी दुकानों के दुकानदार भीतर का सामान बाहर से जाते जा रहे थे। सड़क संकरी हो रही थी। कुछ देर बाद यहाँ गाड़ियों का आना मुश्किल हो जाएगा। दोपहिया वाहन भी ठेल ठेल के चलाए जाएंगे। लोगों की भीड़ इतनी कि चलते हुए आपस में टकरा के कंधे छिल जाएं। हमारी दुकान अलग अलग आवाजों से भर रही थी। ताल बेताल में बजती घड़ियों की टिक टिक और बीच बीच में पेंडुलम घड़ियों की टन टन। मैं अब्बा की दी हुई घड़ी के पुर्जे खोलकर उसमें आग गड़ाए बैठा था और मन ही मन कुढ़ रहा था कि वो गुलाबी नगों वाली घड़ी मुझे सुधारने को क्यों नहीं दी गई। एक अदद महबूबा का मेरा ख्वाब पूरा होते होते रह गया। मोहल्ले में एक लड़का नहीं था जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो। ऊपर वाले की बनाई सबसे खूबसूरत शय से बस मैं ही महरूम था। और मैं जानता था कि मेरी जिंदगी में मोहब्बत कुदरत के किसी करिश्मे के तौर पे आ सकती है, वरना मेरे पास ऐसा था ही क्या कि कोई मेरी तरफ उड़ती हुई नजर भी डाले। ना कोई बढ़िया डिग्री थी, न शानदार मोटरसाइकिल, न जेब में मोटा पर्स, न सलमान खान की तरह बॉडी। हाँ, अम्मा ये जरूर कहती थी कि लड़के के चेहरे में नमक है, नमक। पर अब्बा और भाई कभी दुकान पे आने जाने वाले ग्राहकों से बात तक नहीं करने देते थे कि कभी कोई दुआ सलाम के बाद यूं ही सिलसिला चल निकले। दोपहर से शाम तक भाई उस गुलाबी पेंडेंट वाली घड़ी को सुधारने की कोशिश में जुटे रहे। बारीक चिमटियों से घड़ी के पार्ट्स निकालते रहे, मगर शायद कोई फायदा नहीं हुआ। शाम को अब्बा ने पूछा, क्यों बेटा, हुई घड़ी दुरुस्त? भाईजान ने मुंह को टेढ़ा करके ना में सर हिलाया। बहुत पुरानी घड़ी है, कोई पार्ट बदलना भी हो तो मिलना मुश्किल है। मेरे ख्याल से इसको लौटा दिया जाए। अब्बा ने बड़े प्यार से उनका कंधा थपथपाया। हाँ, ज्यादा वक्त मत खराब करो, उसके चक्कर में दूसरे काम का हर्ज हो रहा है। उन मोहतरमा को फोन करके कह दो कि घड़ी आके ले जाएं, उनका नंबर बिल बुक में है, कह के अब्बा काम में जुट गए। और मेरा दिल बिल बुक से नंबर देखने के लिए फड़कने लगा। कैसे भी इस घड़ी की मालकिन से बात तो करनी ही होगी। जुमे की नमाज का वक्त हो रहा था। मैं, अब्बा और भाई मस्जिद चले गए। लौटते समय चौक के प्याऊ के पास लोग इकट्ठा होकर दुकानों के सामने वाली सड़क बनवाने को लेकर बातें करने लगे। भाईजान अपनी कॉलर दुरुस्त करते हुए बोल रहे थे, एक बार जरा हाथ खोल के खर्च कर दीजिए, सीधे कंक्रीट की बनवा लेते हैं, सालों की फुर्सत। नुक्कड़ पे बनी कटपीस की दुकान वाले बच्चू चाचा कुनमुनाए, अरे कोशिश करके सरकारी खर्चे पे बनवाओ भाई, इस साल मुझे अपनी बेटी को बाहर पढ़ने भेजना है। मैं समझ गया कि अब जितने लोग उतने सुझाव आएंगे और नतीजा कुछ निकलेगा नहीं। और वैसे भी मुझे बाजार की सड़क बने ना बने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझको तो वो सड़क खोजनी थी जो मुझे अपनी महबूबा से मिलवा दे। मैं तेजी से चलता हुआ दुकान आ गया। मौका अच्छा था। मैं जल्दी से बिल बुक खोलकर पेंडेंट वाली गुलाबी नगों वाली घड़ी लाने वाली मोहतरमा का नंबर खोजने लगा। BL श्रीवास्तव गोल्डन डायल, मुन्ना टेबल वॉच, सोहेल खान डिजिटल घड़ी, SK शर्मा विदेशी घड़ी और सिल्वर पट्टा, शमीम बेग स्पाइडरमैन डायल। मैं बेचैन होकर पन्ने पलट रहा था। बिल में कस्टमर्स के नाम थे, घड़ियों के मॉडल या कोई पहचान लिखी थी, कॉन्टैक्ट नंबर भी थे, मगर अब तक वो बिल नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश थी। और मुझे अंदाजा भी कहाँ था कि नाम क्या था और पहचान भाईजान या अब्बा ने न जाने क्या लिखी हो। तभी एक पन्ने पर मेरी नजर अटक गई।
नबीला सिद्दीकी एंटीक घड़ी। मैंने जल्दी से उस बिल पे लिखा नंबर नोट कर लिया। मेरे सामने 2 जोड़ी नरगिसी आंखें आ गईं और वही रेशमी आवाज कानों में भंवरे की तरह गुनगुन गुनगुन करने लगी। तुम मुझसे मिलने शमा जलाकर ताजमहल में आ जाना। मेरा दिल 1 सेकंड में 120 बार की स्पीड से टिक टिक करने लगा था। मैंने जल्दी से नंबर अपने मोबाइल में सेव किया और नंबर मिलाने लगा, उसी आवाज को सुनने के इंतजार में। पर यह क्या, कान में देर तक बीप बीप सुनाई देती रही, फिर नंबर उपलब्ध नहीं का अनाउंसमेंट सुनाई दिया। बल्लियों उछलता मेरा दिल जमीन पे आ गिरा। मैं उदास हो गया। मैंने अपना सर घुटनों में छिपा लिया। मेरा ख्वाब एक बार फिर टूटने की कगार पे था। तभी मेरे कान में वही आवाज पड़ी, जानी पहचानी। जी, मैंने एक घड़ी दी थी सुधारने के लिए, आप यही काम करते हैं? मैंने झटके से सर उठाया। सामने एक मोहतरमा खड़ी थी, नीले लखनवी दुपट्टे से ढका सर, आंखें वही नरगिसी, लेकिन दुपट्टे के पीछे से नरम मुलायम सफेद बाल झांक रहे थे और आंखों में हल्का मोतियाबिंद उतरने लगा था। बारीक झुर्रियों वाली वो मोहतरमा तो मेरी प्यारी मरहूम अम्मा की उम्र की थी। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम। सामने से जाते एक ऑटो रिक्शा में बजता गाना मेरे जख्मों पर नमक का लेप लगा गया। मेरी घड़ी दे दीजिए, वैसे सुधरने की वाकई कोई उम्मीद नहीं? सामने खड़ी उन बुजुर्ग औरत ने उदास लहजे में पूछा। मैं वहीं खड़ा सोचता रह गया। ना मैं कमाल का घड़ी साज बन सका, न एक अदद लड़की की मोहब्बत पा सका जिसे दिलो जान से चाह सकता। लेकिन ये नबीला, मेरा मतलब नबीला जी, वो एकदम मेरे ख्वाबों वाली लड़की जैसी कैसे निकली? और जब ख्वाबों में आई तब तो वो मेरी हम उम्र थी, रेशम जैसे बालों और पंखुड़ियों जैसे गालों वाली लड़की। मेरी घड़ी। नबीला जी ने हाथ आगे बढ़ाया। उनकी आवाज जरा बेसब्र हो गई थी। जी, आपकी घड़ी अभी ठीक नहीं हुई है, परसों ले जाइएगा। अभी एक पार्ट मंगवाया बाहर से, कल आ जाएगा, तो परसों घड़ी मैं आपके सुपुर्द कर दूंगा। मैंने पता नहीं किस सनक में वादा कर दिया था और वो मुस्कुराती हुई चल दी। अब तक अब्बा और भाईजान भी लौट आए थे। दुकान में घुसते ही बोले, अरे फिरोज, दे दी उनकी घड़ी? माफी मांगी कि नहीं? बड़ी उम्मीद से दे गई थी बेचारी, और बड़े गुरूर से हमने सुधारने का वादा भी कर दिया था। जी जी, दे दी। मैंने सट्ट से झूठ बोल दिया। क्या करता, सच कहता तो कभी उस घड़ी को सुधारने का मौका नहीं मिलता। उस शाम मैं चुपके से घड़ी अपने साथ घर ले गया। रात भर जुटा रहा, पुर्जे पुर्जे बिखरा दिए। अब तक दुकान में जितना सीखा वो सारे गुर आजमा लिए। रात को जब सब सो गए तो मैंने घड़ी के कांटों को मिलाया कि काश वो फिर आ जाए, मेरे ख्वाबों वाली लड़की, और गुनगुनाए ताजमहल में आ जाना। मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, शनिवार की दोपहर तक सोते जागते किसी तरह मैंने घड़ी जरूर सुधार ली थी। उसकी टिक टिक से मेरा कमरा गुलजार हो रहा था। कितनी मीठी आवाज लग रही थी, लेकिन मैं ज्यादा खुश नहीं था। वजह साफ थी कि मुझे नबीला जी का उम्र दराज होना बुरी तरह अखर गया था। मेरी जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब चकनाचूर हो गया था। अगली सुबह हम सब फिर दुकान में थे। इतवार के दिन बाजार में ज्यादा भीड़ होती थी। हालांकि हमारी दुकान में हर दिन एक समय पर बस इक्का दुक्का ग्राहक ही रहते थे, और वो भी नई घड़ियों, यानी सस्ती मगर फैंसी नई घड़ियों के नए नए खुले काउंटर पे। मैं चुपचाप टेबल पे सर झुकाए अब्बा की दी हुई पेंडुलम घड़ी को सुधारने की एक्टिंग कर रहा था। तभी बाहर भाईजान की आवाज आई, आपकी घड़ी? वो तो फिरोज ने, हमारे छोटे भाई ने आपको जुमे के रोज ही लौटा दी थी ना? हाँ हाँ, एंटीक, मुझे याद है। एंटीक? मैं लपक के बाहर आया। काउंटर के उस पार नजर पड़ते ही मेरे दिल की धड़कन की रफ्तार दुगनी चौगुनी हो गई। मैंने अपनी आंखें मली, खुद को एक चपत लगाई जैसे अब्बा लगाते थे। नहीं, ये ख्वाब नहीं। सामने नबीला जी के साथ ठीक उन्हीं की तरह चेहरे मोहरे वाली, यानी मेरे ख्वाबों वाली लड़की खड़ी थी, और उसकी उम्र क्या कहूँ, 18-20 की होगी बस। क्यों फिरोज? अब्बा की कड़क आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैंने अपने बालों में उंगली फेरी, सर को हल्का सा झटका, बदन को जरा सा अकड़ा और सामने आ गया। मेरे हाथ में वो पेंडेंट वाली एंटीक घड़ी थी जो टिक टिक कर रही थी। पेंडेंट को देखते ही उस लड़की ने लपक के उसे मेरे हाथ से ले लिया और मुस्कुरा के बोली, अरे वाह,
कमाल हो गया, ठीक हो गई आखिर, शुक्रिया। कमाल तो ये हुआ कि एकदम वही आवाज। मैं भी मुस्कुरा दिया, जरा सा करीब जाके बोला, मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। जवाब में वो थोड़ा ज्यादा मुस्कुराई। जी, घड़ी देने आई थी शायद तब। अच्छा, आप आई थी? हाँ, शायद तभी। मैं उसके थोड़ा करीब चला गया, या शायद आते जाते देखा हो। उसने हौले से कहा, कहाँ आते जाते? मैंने भी उसी की तरह धीमी आवाज में पूछा। वहीं गली के दूसरे छोर पर ज्वेलरी शॉप है हमारी। अच्छा, इतने करीब? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। उसने नजरें नीची कर ली। हाथ में पकड़े उस पेंडेंट में लगे गुलाबी पत्थरों की रोशनी थी या कुछ और, नहीं जानता, पर उसके गाल गुलाबी होते मैं देख रहा था। बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, तुम मुझसे मिलने शमा जलाकर ताजमहल में आ जाना। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।